अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अमेरिका के सदर ट्रंप साहब और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पींगे बढ़ा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं उसकी। इंडिया के लिए जो है वो इकोनॉमिक रीज़न्स हैं और अमेरिका के लिए स्ट्रेटिजिक रीज़न्स हैं। लेकिन इन दोनों की बढ़ती पींगों में नुकसान कश्मीर का कर रहे हैं। अमेरिका जो पहले ही बहुत ज़्यादा टाइट लिप्ड था, कुछ ज़्यादा बात नहीं करता था कश्मीर के हवाले से, जो कत्लो गारतगरी भारत ने वहाँ पे उठा रखी उसके ऊपर भी अमेरिका ने आवाज़ नहीं उठाई। और अब सितम ये ढाया कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन को उन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान ने बड़ा शदीद रद्द अमल उसका दिया है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया और कहा गया कि ये बिल्कुल गलत किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की इस अमल से भारत को तो बिल्कुल उन्होंने राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं उस पर क्या असर पड़ता है, उस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। शबीर शाह साहब, सदर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी मकबूजा कश्मीर की तरह ख़ुद भी ये इस वक्त पाबंद सलासल लिए हैं, हाउस अरेस्ट हैं, वहाँ से हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबीर शाह साहब आपका। आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब, हम आपसे गुजारिश ये है कि कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही है इस वक्त, आप क्या समझते हैं सैयद सलाहुद्दीन साहब को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाने से उस पर क्या असर पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हम आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और दुनिया जानती है कि कश्मीर पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया है। 27 अक्टूबर 1947 को रात के अंधेरे में यहाँ फौज उतारी गई है। 7.5 लाख फौज यहाँ है और उसके बलबूते पे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान का ये वादा है और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादे गवाह है। कश्मीर इज ए लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट। और खुद अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बारक ओबामा साहब, उनने खुद कहा है कश्मीर इज ए लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट। और उससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उन्होंने कहा कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अब हमारे लिए जो हम आजादी की तहरीक चला रहे हैं, सैयद सलाहुद्दीन हमारे आइकॉन हैं, हीरो हैं। जिस तरीके से भगत सिंह को हिंदुस्तान के लोग हीरो मानते हैं और उनके नाम फिल्में बनाई जाती हैं और उनके नाम सिक्के जारी किए जाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे मुजाहिदीन जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अग्रेसर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वो हमारे लिए हीरो हैं, वो हमारे मोहसिन हैं। शाह साहब, अमली तौर पर आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है इंटरनेशनली उसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, ये आप लोग भी कहते हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे भी ये जिम्मेदारी है। उसके ऊपर आपके ख्याल में कुछ फ़र्क पड़ेगा? ऑलरेडी आई नो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हलचल नहीं है, कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं पाया जाता, लेकिन ये एक और ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे आपकी तहरीक की रिकग्निशन को मुतासिर होने के चांसेस नज़र आते हैं। इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, लोकली आपने कह दिया कि जो मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ इसमें जो पाकिस्तान का एक अजीम रोल है, पाकिस्तानी हुकूमत का, जिनके पास इस वक्त जो बरसरी इक़्तिदार हैं, और इवन हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों का भी ये रोल है कि बाहर की दुनिया में एक लॉबिंग शुरू की जाए कि उनको सही पिक्चर सामने रखा जाए कश्मीर है क्या। और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो कह रहे हैं वो मुल्क जो कह रहे हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, तो सबसे बड़ी जमहूरियत दुनिया में हिंदुस्तान में है, उसका असली चेहरा दिखाने के लिए पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है और उनके अपने ताल्लुकात दुनिया भर के साथ हैं। ताकि कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है, OIC ने तस्लीम किया है। इससे पहले जब यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन पार्लियामेंटेरियंस यहाँ आए थे, जब उनने अपना टूर कंप्लीट किया, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहाँ तक भी कहा कश्मीर इज ए ब्यूटीफुल प्रिजन। यहाँ आज भी सबको जेल में तब्दील कर दिया गया है।
3-3 सालों से हम घरों में बंद हैं, बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जुमा की नमाज को अलाउ नहीं करते, ईदगाह में जाने की इजाजत नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट करने की इजाजत नहीं है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर और खासकर कश्मीर कमेटी पिछली बार भी में उसको बहुत फाल बनाने की जरूरत है, और उसमें अगर कश्मीर के लोगों को भी शामिल किया जाए जो वहाँ हैं, ताकि वो केस अपना प्लीट करे, और साथ में सफारती सतह पे बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि जो हिंदुस्तान की जो लॉबिंग है यूनाइटेड स्टेट्स में या बाहर की दुनिया में, उसका तोड़ करने का वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान का एक रोल बनता है। और अल्लाह का करम है कि वहाँ की अस्करी क़यादत, वहाँ के हिज़्ब इख्तिलाफ, वहाँ के हिज़्ब इक़्तिदार सब एक पेज पे है कश्मीर के हवाले से। सब ये कहते हैं कि कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक रोल है। ठीक है शबीर शाह साहब, पाकिस्तान ने हमेशा हमें साथ दिया है, पाकिस्तानी कौम ने भी। जी, पाकिस्तान के हवाले से आप रोल की बात करते हैं, कश्मीरी अवाम के अंदर एक खुद जज्बा पाया जाता है जो गाहे बगाहे हम देखते रहते हैं, जिसमें शहादतें होती हैं तो वो पाकिस्तान के परचम के अंदर दफनाई जाती हैं, लिपटी होती हैं। लोग जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लोग जो हैं भारतीय फौज को वो पाकिस्तान के झंडे अपनी जान पे खेलकर उनको दिखाते हैं। ये रिसेंटली हमारे पास भी कुछ वीडियोस आई जिसमें दिखाया गया भारतीय फौज कश्मीरी बच्चों को उठाती है, लड़कों को उठाती है और उनको मारती है और कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ तुम। ये क्या टैक्टिक्स हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं इससे, और आपके ख्याल में इस तरह कर लेने से जो जोश और जज्बा है पाकिस्तान के हवाले से, तहरीक के हवाले से, वो कम हो जाएगा? नहीं, ये तो कतई नहीं, ये तो 25 साल से ये नुस्खा आजमा रहे हैं, ये बौखलाहट है, और इसी वजह से गिरफ्तार करके उनसे कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो, लेकिन यहाँ के दिलों में, यहाँ के खून में पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत, पाकिस्तान सरजमीन के साथ मोहब्बत, वो तो सामने है। जैसे आपने खुद फरमाया कि जब यहाँ कोई शहीद होता है तो उसको पाकिस्तान का झंडा उसी में लपेटते हैं। तो आप समझते हैं जब भी यहाँ क्रिकेट मैच होता है तो छक्के पे भी यहाँ शादियाना और बंगोले सर किए जाते हैं, जब यहाँ 7.5 लाख फौजों की मौजूदगी में पाकिस्तान के हक में, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हमें पॉलिटिकल सपोर्ट दे दिया है, मॉरल सपोर्ट दे दिया है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे दिया है। अगर उसमें कई जगह कमी रही है तो हम चाहते हैं कि उसमें और तेजी लाई जाए, ताकि भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाया जाए। जो भारत आज भी जुल्म यहाँ कर रहा है, आज भी यहाँ साल से हमारे लोग जेलों में हैं, बाहर के हिंदुस्तान के जेलों में भी, जयपुर ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, तिहाड़ को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, जो स्टडीज के लिए जाते हैं या बिजनेस के फेक केसेस में इन्वॉल्व करके 22 सालों से 16 सालों से बंद है, तब भी यहाँ आजादी की तारीख शदमत से जारी है, इतने जुल्म के बावजूद भी। ठीक, शबीर शाह साहब ये भी बताइएगा, जो कुर्बत है बढ़ती हुई अमेरिका और इंडिया के दरमियान, क्या कहते हैं आप उसका, क्या रंग लेकर आएगी खित्ते के अंदर, कश्मीर के लिए क्या हो रहा है? जी, कश्मीर के हवाले से तो अमेरिकन का जो इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, तो एक बात तो उन्होंने वाज़ेह की है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा इंडियन हेल्ड कश्मीर। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन अमेरिकन जो हैं उनके वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, और आज के जो प्रेसिडेंट हैं वो बिजनेसमैन रह चुके हैं, और उनको पता है कि हमने कैसे वो बिजनेस के हवाले से, अपने इंटरेस्ट के हवाले से देख रहे हैं। लेकिन उनको इस हकीकत को अब फिर तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, न दोनों मुल्कों की दोस्ती पायदार हो सकती है, न साउथ एशिया में दायमी अमन कायम हो सकता है। ये कश्मीर के मसले के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, ये बताइएगा, अब आप उम्मीद की किरण आपको कहाँ नजर आती है जब आप मसला कश्मीर की बात करते हैं, हक खुद इरादियत की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त अब जो हालात हैं
हम उम्मीद हमें ये नज़र आती है कि मूवमेंट जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ रही है, इतने ज़्यादा भारतीय बर्बरियत के सामने जो है वो उसमें तेज़ी भी आती जाती है। तो अब लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप क्या महसूस करते हैं? आपके लिए खुशी की खबर कहाँ से आएगी? अंदर से कश्मीर के उठेगी? इंटरनेशनली आप समझते हैं कश्मीर की रेजोल्यूशन के लिए बातचीत की जाएगी? क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ इंटरनेशनली भी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। उनको यहाँ की सही पिक्चर जो यहाँ है, जो यहाँ जुल्म हो रहा है, उसको उजागर करने की जरूरत है। पाकिस्तान के सफारत खाने हर जगह है, और पहले भी मैंने ये अर्ज किया था कि अगर हर पाकिस्तान एम्बेसी में एक सेल कायम किया जाए जो कश्मीर हवाले से, कश्मीर सेल के हवाले से जाना जाएगा, जो थ्रू सेमिनार, थ्रू कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करे, ताकि उसमें कश्मीर कमेटी को भी मदऊ किया जाए, ताकि कश्मीर के लोग खुद कहें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तो वो OIC जो हैं, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, यहाँ के जुल्म के खिलाफ वो कभी कभार बयानात जारी करते हैं, लेकिन अमलन उनको एक्टिव करने की जरूरत है। और मुझे कहते हैं ना, होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल भारत को कश्मीर के मसले को हल करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाता है तो वो भारत के हक शाह में साहब, नहीं है, हमें कोई नुकसान। उसकी उम्मीद नजर नहीं आती है, कोई उसकी रमक नजर नहीं आती है भारत के रवैये के अंदर। आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला उन्हें हल करना पड़ेगा, तो उसके लिए अमली तौर पर आपको अभी तक कोई कदम उठाया गया उनकी तरफ से नजर आता है? भारत ने कोई बातचीत की पेशकश की हो, कोई फॉर्मूला ऐसा पेश किया हो जिससे हमें पता चले कि एक तरफ लोग जो हैं अपनी जानें दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मूवमेंट के हवाले से अभी तक हमें नहीं पता है कि चलेगी मजीद आगे और चलती जाएगी, कितनी देर तक आप सस्टेन कर सकेंगे? और दूसरी तरफ भारत का रवैया वही है, असल बात जो है वो रवैये की है भारत की। आपको उसमें क्या नजर आता है? कोई लचक दिखाई? नहीं, ऐसा तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है हेडेड बाय नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की जो अवाम है, कॉन्शियस क्लास है, वो इस बात को समझते हैं। वो हमें मिलते आए हैं, यहाँ आकर हमसे मुलाकातें करते हैं। जो सरकारों में माजी में रिसेंटली मनीशंकर आयर साहब आए थे, या उससे पहले राम जेठमलानी साहब आए थे, उससे पहले जो पार्लियामेंटेरियंस आए थे, या उससे पहले और भी बहुत सारे लोग आए थे, जिन्हें हम वो जो मानते हैं कि कश्मीर एक मसला है, इसको हल किए बगैर भारत की सरकार भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, ये मानते हैं हमारे साथ जब बात करते हैं। लेकिन हमें बहुत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान बरादर मुल्क को भी बहुत काम करने की जरूरत है, और क्योंकि ये मसला है, और इस मसले को हल किए बगैर 3 जंगें भी हो गई हैं। 70 साल से हम ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है कि आज नहीं तो कल हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तहरीक हक पर मबनी है। और हमें यही उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आएगी, तो वो हमेशा हमें सफारती और सियासी और इखलाकी सपोर्ट देते रहे। नहीं मानते भारत वाले, अगर मीडिया उनका हॉस्टाइल है, मोदी साहब भी नहीं मानते हैं, अमेरिका के साथ मिलके ये हथकंडे भी अपना रहे हैं, तो फिर आप, जो सवाल मेरा है वो कितनी देर तक और सस्टेन कर पाएंगे इस मूवमेंट को? कितने शोहदा जो हैं हम यहाँ पे गिनते जाएंगे? कितनी कवरेज हम यहाँ पे और मजीद दे पाएंगे? क्या ख्याल है आपका? इसको किस तरह मजीद आप जी देखिए, आजादी की जो लड़ाई लड़ने वाली कौम होती है, आजादी तश्तरी में लेके कोई हमें दे ही नहीं पाएगा। इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और हिंदुस्तान जो 1 अरब 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इतनी फौज यहाँ रखी है, इनकी खुद की इकोनॉमी की ग्रेवयार्ड कश्मीर बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आवाम जरूर एक रोज हमारे हक में बात करेगी। और मेरा ये ईमान है, क्योंकि हम पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे सभी रियासतों में, हिंदुस्तान की रियासतों में, थ्रू सेमिनार, थ्रू कॉन्फ्रेंस, हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन अब 6-7 साल से हमें कहीं बाहर जाने की इजाजत ही नहीं दी जाती। इवन अपनी रियासत में लद्दाख और जम्मू मुझे अलाउ नहीं करते थे, वरना मैं हर साल
वहां भी जाता था और हर साल में 10-12 बार जम्मू भी जाते थे, पुलिस राजौरी भी, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर। अवाम की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। अवाम आज नहीं तो कल इनको इनकी हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मुश्किलात तो जरूर है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम अवेयरनेस कैंपेन बाहर की दुनिया में चलाए, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, जो वीजा पासपोर्ट हमें नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हम हासिल करें। तो फिर एक ही नजर हमारी पड़ती है पाकिस्तान पे, जिनने हमें आज तक मतलब जो 47 से लेके आज तक जो स्टैंड रहा है, तो वो बड़ा क्लियर है कि नहीं, हम कश्मीर की सपोर्ट देते रहेंगे। कल जो ट्रंप और मोदी आपस में जत्थे मार रहे थे, हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था, मोदी जी ट्रंप साहब को गले मिल रहे हैं, तो इन्हें शायद ये लग रहा है कि आप कश्मीर के मसले में वो तेजी नहीं आ जाएगी। देखिए, आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मजलूम कौम है और मजलूमों की आवाज जरूर सुनी जाएगी, और अल्लाह के देर में वो देर है, अंधेर नहीं, और आज नहीं तो कल उसकी लाठी जरूर बरस आ जाएगी। शबीर शाह साहब सदर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी मकबूजा कश्मीर से हमारे साथ बात कर रहे थे, खुद भी इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं, इन्हें भी बंद किया गया है। उम्मीद और ईमान जो है बहुत पुख्ता है उनका, लेकिन जो सिचुएशन है भारत के अंदर बहुत अजीब व गरीब सी है। कह रहे हैं कि लोगों के दिल ज़रूर हो सकता है पसीज जाएं, हमारा खून की जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, शोहदा की जो कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया को जब आप देखते हैं तो जहर उगलता हुआ दिखाई देता है। लगता है ऐसे है कि भारत की फ़ौज कश्मीर में जुल्म नहीं ढा रही, बल्कि निहत्ते कश्मीरी जो भारतीय फ़ौज के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में आप जिंदा हैं, आपको सलाम पेश किया जाना चाहिए, और साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि मीडिया का बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत भारी रोल होता है, और अगर वो सच दिखाने से कासिर रहे तो उस मुआशरे के अंदर ज़रूर दरारें उभरती हैं और लॉन्गर रन के अंदर अच्छा नहीं है। भारतीय मीडिया को भी मेरा ख्याल है चाहिए कि शुड कॉल स्पेड अ स्पेड, ताकि लोगों की ओपिनियन कश्मीर के हवाले से ठीक हो और इनकी जो बात है वो सही तरीके से पोर्ट्रे की जाए और समझ भी तभी आएगी। नाज़रीन, इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की JIT में तलबी के हवाले से। उनको तमाम तर कागजात पेश करने के लिए कहा गया है। जो कंट्रोवर्सी है मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से वो क्या है, उनके बिजनेस के हवाले से बाहर होने या नाज़रीन, JIT ने मरियम नवाज़ साहिबा को बुला रखा है। कहने वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इमरान खान साहब ने भी ये बात कर दी कि जब भी शरीफ ख़ानदान के अफराद को बुलाया जाता है रोना शुरू कर देते हैं। जरदारी साहब ने भी कहा कि नून को बहुत तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा को अकेला बुला लिया JIT के अंदर एक खातून को। उसके जवाब में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि अगर आप कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा प्राइम मिनिस्टर हैं अगली टर्म की, तो क्या महरम की कोई शिक रखनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ऐसा तो कुछ नहीं है। और JIT के हवाले से सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं, अभी भी मीडिया के ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। आज राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, मरियम नवाज़ साहिबा को भी बुला लिया, पहले शरीफ ख़ानदान के और लोगों को भी बुला लिया, हुदैबिया भी खोल लिया, उनके कज़न्स को भी बुला लिया, तो ये कुछ लोगों का ख्याल है कि स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है इस इन्वेस्टिगेशन का। जो मनी ट्रेल तक रिस्ट्रिक्ट करना था वहाँ तक नहीं है, शायद ये अब आगे चला गया। फैसल साहब, ये स्कोप वाइड जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली थी जी, उसमें मरियम साहिबा का भी स्कोप आ गया था। हुसैन साहब भी उसमें पार्टी थे, हसन भी थे, डार साहब भी थे। तो ये स्कोप तो ना वाइड हो सकता है ना नैरो हो सकता है, क्योंकि स्कोप तो उन्होंने दे दिया है कि ये 13 पॉइंट्स हैं। और अगर उस जजमेंट को बगौर मुताला किया जाए तो वो मेरे हिसाब से अब सिर्फ लिमिटेड नहीं रही पनामा के फ्लैट्स या उसके हद तक, बट उसमें जो इन टोटो इनके एसेट्स हैं, इनके पास जो कुछ भी है जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी तमाम इसमें अब आ रही हैं। और उसमें मरियम साहिबा ना सिर्फ कि जी उसमें बेनिफिशियरी उन्होंने देखना है, उन्होंने अब एक और एंगल से देखना है
एंड दैट इज कि जी कहीं ये बेनामी ट्रांजैक्शन तो नहीं, क्या इनके नाम पे रखी हो, उसमें बेनिफिशियरी तो कोई और होता है। तो अब कोर्ट शायद ये जो जीआईटी है इस एंगल से भी देखेगी कि इन केसेस में इस पैसे का असल मालिक कौन है और ये किस किस के नाम पे रखा गया है। तो दिस इज समथिंग जो कि उनको इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए कि मरियम साहिबा को क्यों बुलाया। परेशानी की बात यह है कि ये चीज़ बहुत एक वसी अंदाज में खुल के सामने आएगी, जिसको कंट्रोल करना लेटर ऑन जो इसकी स्टेजेस अब गुजरती जा रही हैं शायद वो डैमेजिंग होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, शरीफ खानदान के लिए जाती तौर पर। मरियम नवाज साहिबा के अगर रोल की बात करें तो नेस्कॉल और निल्सन जो 2 कंपनीज हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात की गई। पीटीआई ने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया जिसके अंदर कहा गया कि ये बेनिफिशियल ओनर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब आया उसमें गालिबन ये कहा गया कि ये ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं। ये रिजॉल्व होने वाला मामला है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो वेरीफाई हो सकेंगे। टीम जो है उसने तो पहले कह दिया कि कतरी को भी वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, अगर वहां नहीं जा रहे तो पनामा भी नहीं जा रहे, तो ये डिटरमिन कैसे होगा? देखिए जी, अकॉर्डिंग टू मी बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं कि उनके खिलाफ कोई डिक्लेरेशन आ सकता है, ना वो आर्टिकल 62, 63 के किसी जुमरे में आती हैं। ये जितने भी केसेस अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो ऐसे केसेस में उन्होंने सिर्फ ये डिटरमिन करना है कि बेनिफिशियरी नहीं, उन्होंने देखना है कि आया जिसके नाम पे है उसके पास इतनी सोर्स थी। तो मरियम साहिबा से सिर्फ 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि जी अगर ये आपके पास या आपने इंटरव्यूज में मुख्तलिफ में कहा है कि मेरे पास तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आती है तो पहला क्वेश्चन होगा क्या ये आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो डिनाई करती हैं तो फिर ये ऑनर्स चला जाएगा कि जी मियाँ साहब ने या नवाज फैमिली ने वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट नेम्स में क्यों रखी हुई थी। तो वो अल्टीमेटली आएगा मियाँ साहब या उनकी जो पार्टनरशिप्स हैं उनकी हद तक। मैं समझता हूं कि बच्चों की इसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये नैब के तहत इनको, कानून के तहत इनको बुलाया जा रहा है कि सीआरपीसी के तहत इनकी रिकॉर्डमेंट जैसे पहले स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं? नहीं, नैब में भी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं वहाँ भी सीआरपीसी ही एप्लीकेबल होता है। तो जो बेसिक इसका लॉ है वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इन्वेस्टिगेशन कोई भी जो होती है 173, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी उससे हट के है कि ये इन्वेस्टिगेशन मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि किसी थाने में नहीं हो रही, किसी पुलिस स्टेशन में या FIA के हेडक्वार्टर्स या नैब के हेडक्वार्टर्स में नहीं हो रही। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के मतहत, सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्डिंग में जो जुडिशियल एकेडमी है। तो ये डायरेक्टली उसके है। तो बाद में मैं समझता हूँ कि जब ये केसेस जाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि जी वो इन्वेस्टिगेशन कि जी ये गलत हुई है या उसमें ये चीज़ें हुई हैं, वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कराई है। तो जो जजेस नीचे जिनके पास ट्रायल होगा वो देखेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें कोई फ्लॉ नहीं देखा और ये एप्लीकेशंस दे रहे हैं अभी कि जी इसमें हम ये बायस हैं और उसको भी डिसमिस किया, तो लेटर ऑन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रायल कोर्ट कि वो इनको इससे किसी तरीके से निकालें। तो ये अभी भी स्टेज इनको समझना और सोचना चाहिए कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड और इसको कैसे लेके और नॉट टू मूव फॉरवर्ड। ये अब स्टेज गुजर नहीं गई ये डिसाइड करने का कि अब कैसे प्रोसीड करना है या कैसे नहीं प्रोसीड करना। अब तो JIT के अंदर जैसे मरियम नवाज साहिबा को जो नोटिस गया उसके अंदर कहा गया कि अगर आप अपीयर नहीं होंगी तो आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। तो अब वो स्टेज गुजर नहीं गई जिसके अंदर कुछ शायद कुछ डिसाइड कर लेते पहले से। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो स्टेज जब जिस दिन ये जजमेंट आई थी तो उस दिन से स्टेजेस शुरू हो गई कि वेदर रिव्यू फाइल करना है, वेदर उस वक्त तो अगर मिठाई बांटने के अलावा थोड़ा सा इसको भी देखा जाता कि ये जजमेंट क्या कह रही है और ये 500 सफ़हात पढ़ लिए जाते तो शायद उस दिन से वो स्टेज शुरू हो गई थी और देख लेना चाहिए था कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ऑब्वियसली वो स्टेज ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज से पहले 20 स्टेजेस होती हैं उस स्टेज जो कि आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन एग्जॉस्ट करें। आप जिस ऑप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं एक रिव्यू वाला ऑप्शन हो सकता था जो सुप्रीम कोर्ट से कहते कि 2 जज साहिबान ने ये किया, 3 जज साहिबान ने ये किया, ये कानून के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, वो रिव्यू में जा सकते थे। कहते जनाब हम तो सारी जिंदगी पढ़ते आए हैं
ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ये वो कहते कि जी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी एन इन्वेस्टिगेटर, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, या सुप्रीम कोर्ट किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हेड नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस दे गॉट, दे सरेंडर्ड कि जी हम आपकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करते हैं। एंड वंस यू सरेंडर तो इट बिकम्स अगेन अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन कि जब आपने कह दिया कि हम लेटर ऑन इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं करेंगे, आपने JIT का जो बना दिया ये सिलसिला, इसको हम कबूल करते हैं, तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम डे बाय डे। और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा होता जाएगा। मरियम नवाज साहिबा की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट या ओनरशिप होने के हवाले से अगर कोई बात साबित होती है विच मे बी कॉन्ट्रडिक्टरी, जो कि उन्होंने मीडिया के ऊपर बयान दे रखा है, अगर वो होता है तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले उनको, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उनके साथ चलती रहेगी अगर वो उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर अपना करियर जो है परसू किया? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन चलेगी, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कोई डिक्लेरेशन ही नहीं आ रही। उन्होंने क्या कहा था कि जी मेरी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब अगर कोई प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो अभी बहुत सी चीज़ें जब ये ट्रायल में जाएगा, वो सिग्नेचर्स का मसला है, वो डॉक्यूमेंट्स का मसला है, ये तब की बात है। तो बज़ाहिर मरियम बीबी के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो उनके कैरियर को नुकसानदेह हो। अगर JIT के प्रोसेस को आपने कहा कि एक तरफ एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर जितने तरफ एतराज़ात लगाए गए JIT के हवाले से, जो मीडिया के अंदर खबरें आईं उसको बुनियाद बनाया गया, खुद से पॉइंट्स रेस किए गए, तो एक तरफ प्रोसेस को आप एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी तरफ प्रोसेस को आप रोकने की भी कोशिश करते हैं। रोकने की क्या, बल्कि अभी आप हालिया उनकी लंदन में जो स्टेटमेंट आई है, उसने कहा जी ये एहतसाब नहीं मजाक हो रहा है। तो ये टाइम वो था कि जब जजमेंट आ गई थी तो आप कहते कि जी ये जजमेंट हम नहीं मानते, ये 3 जजेस की, 2 की तो हम वैसे ही नहीं मानते, तो वी आर रेडी टू गो अंडर रिव्यू, और ये एहतसाब नहीं मजाक है ये जो आपने किया। लेकिन उस वक्त नहीं कहा, वो स्टेज गुजर गई। अब आपको क्या महसूस होता है, JIT जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने वाला है? देखिए फैसला तो आना है, फैसला तो आना ही आना है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे JIT की रिपोर्ट अगर विद इन टाइम आ जाती है तो व्हाट वुड हैपन, रिस्पोंडेंट्स को और पिटिशनर्स को मौका दिया जाएगा और देना चाहिए कि जी ये रिपोर्ट आई है, आप इसके ऊपर अपने इतराज़ात हैं या जो भी आपकी बातें हैं वो करें। और उसमें अब ये देखना है कि आगे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां आ रही हैं, आया छुट्टियों में बेंचेस अवेलेबल हैं, केसेस चलते हैं नहीं चलते हैं, या मज़ीद इनको मोहलत मिल जाती है उसमें कि जी सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो चलें फिर जब बेंच आएगा तो ये तमाम इतराज़ात लेके चलेंगे। चाहे अभी जाके मेरे ख्याल समवेयर इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर दोबारा कोर्ट्स आएंगी। सो दिस इज़ व्हाट, जो उधर लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें देखना है कि अब इसको चलाना कैसे, फैसला देना है नहीं देना है, जिसको आगे लंबा होना है, लेट्स सी क्या होता है। उसके अंदर एक ट्रायल वाला जो आपने हमें लास्ट टाइम बताया, ट्रायल वाला ऑप्शन भी मौजूद है। ट्रायल वाला ऑप्शन तो तब होगा कि जब ये फैसला कंप्लीट आ जाएगा। ऑब्वियसली इफ दे से, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि नहीं इनके खिलाफ प्राइमा फिशाई कुछ नहीं साबित हो रहा, 62, 63 अट्रैक्ट नहीं करती, गॉन। अगर कोई क्रिमिनल चीज़ें हैं तो क्रिमिनल अदारे हैं, वहाँ पे जाके हर कोई FIR लॉन्च कर सकता है, हर कोई वहाँ जाके दरख्वास्त दे सकता है, वो जाने और उनका काम जाने। और अगर ये समझते नो देयर इज 62, 63 प्राइमा फिशाई, जैसे कि 2 जजेस साहिबान लिख चुके हैं, और इनकी भी जजमेंट को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो इसमें भी बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि प्राइमा फिशाई चीज़ें कुछ समझ से बालातर हैं, तो तब दे हैव नो ऑप्शन। उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि रेफरेंस वुड बी सेंट। ठीक, और अगर लूप होल्स नज़र आते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, फिर क्या पोजीशन ली जा सकती है? प्रिजम्पशन जो है वो क्या है गिल्ट की? ये इन्होंने गलती की है, ये एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, ये गिल्टी है। जी फैसल साहब, जो ये केस है ये किसी एक वो जिसको कहते हैं ख़ास करप्शन का केस नहीं है कि जी आपने इस ठेके में या इस मद में या आपने ये वो दिए थे LNGs दिए थे उसमें ये कोई ऐसा किया। इसमें तो सिंपली है कि दीज आर योर एसेट्स ऑन रिकॉर्ड, यू एडमिट देम, दे आर इन योर नेम, ठीक है, ये आपके एसेट्स है, दे आर
बियॉन्ड योर नोन सोर्स ऑफ इनकम, डिक्लेयर कि आपके पास इतनी सोर्सेज थी, उसमें से आपका एक्सपेंडिचर जो नैब में नॉर्मली होता है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो वो कहते हैं ठीक है 75,000 तो आपने खर्चा भी किया होगा, जिंदा रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, 25% आपने चले सेविंग की और उससे कुछ बनाया। तो अब ये इस फैमिली को साबित करना पड़ेगा कि ये सोर्सेज जोन सी हैं ये उनके पास थी, उनका एक वैलिड बिजनेस था और उनकी इतनी इनकम थी और उस इनकम की जनरेशन से ये एसेट्स बनाए गए एंड दे आर आउट। ठीक, थैंक यू वेरी मच। राजा आमिर अब्बास साहब हमसे बात कर रहे थे JIT की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा की अपीयरेंस के हवाले से। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे नादिन अहमदपुर शर्किया में पेश आने वाले हौलनाक वाक़े की, जो अब तक मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं 175 के करीब जाने जो है निगल चुका है। किसकी जिम्मेदारी है ये तमाम तर वाक़या, किस की जिम्मेदारी है, किसकी गैर ये सवाल ठीक नहीं है। क्या क्या गलत हुआ और क्या क्या ठीक किया जाए इस मुल्क के अंदर तो ऐसे हादसात से बचा जा सकता है, ये बात दुरुस्त होगी। जो रिपोर्ट किया जा रहा है 180 के करीब ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक लोग जो हैं लुकमा अजल बने इस आग की। और मामला जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के मलिक अहमद खान साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाजी अकरम दुरानी साहब, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के। मैं मलिक अहमद खान साहब आपसे पहले जानना चाहता हूं, जो फिगर आ रहे हैं मीडिया के अंदर 180 के, आपके पास भी अगर हम टैली करना चाहें तो यही फिगर है और कुछ मजीद आप हमें बता सकते हैं इस हवाले से? शुक्रिया फैसल। देखिए फिगर जो आप दे रहे हैं ये दुरुस्त है। 176 एज ऑफ 6 बजे शाम फिर कोई 2 और अमवात की तस्दीक हुई निश्तर हॉस्पिटल से। तो इस तरह से 180 का जो फिगर है ये नियर और लेस ठीक है, क्योंकि ये इसमें भी कोई 2 अमवात जब मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ तब भी रिपोर्ट हो रही थी जी। तो ये 180 का फिगर ठीक है टू सर्टेन एक्सटेंट। मलिक साहब क्या जी प्लीज जी आप पूछें क्या कह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है तो क्या पिन पॉइंट फ्लॉज किए अभी तक, उसके हवाले से कुछ हमें अपडेट कर सकते हैं? देखिए फैसल, इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें इस पूरी गुफ्तगू को। एक ये कि ये हादसा कैसे पेश आया और इसको कैसे रोका जा सकता था, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी मोर और लेस इन लाइंस पर होगी। और फिर हादसा होने के बाद जो वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी थी और रेस्क्यू एक्टिविटी थी उसमें कहाँ पर कोई कमी रह गई और किस तरीके से उसको पूरी तरह से कंडक्ट किया गया, उसके इनको 2 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं इस पूरी बात को। अब जब ये हादसा हुआ ये अलग सुबह कोई 5:45 के करीब, जो एग्जैक्ट इसका पोजीशन है वो 5:45 के करीब इसका जो एक्सीडेंट हुआ, और वो 5:45 से लेके 6:30 बजे तक को पौना घंटा कमोबेश वहाँ पर लोग भी रुकते रहे, ट्रैफिक भी रवां दवा रही, उसको कॉर्डन ऑफ ना किया गया, लोग आके पेट्रोल वहाँ से भरते रहे। ना सिर्फ के नज़दीक की आबादी के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो भी आके भरते रहे, बल्कि जो लोग वहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट या गाड़ियों पर गुजर रहे थे उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ रोक कर उसके अंदर से पेट्रोल भरा। ये सारी चीज़ें तो अब जो हैं ये इसकी एविडेंस मौजूद है कि ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद एक केयरलेसनेस के एक आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो सिगरेट बट को फेंकते हैं, उसके साथ जो वो सारी आग लगती है। और फिर वहाँ पर वी कैन हेयर इट इन द एविडेंस कि हम सुन सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट भी हो सकता है, यहाँ से हटें। और वहाँ पर उसके बाद फिर जो पुलिस का पहुँचना है वो तखीर से पहुँचे। अब आज मोटरवे पुलिस ने अपने जो एक DSP और 6 वहाँ के जो लोग थे उनको आज सस्पेंड भी किया है बिफोर द इंक्वायरी इन द डिटेल हैज स्टार्टेड। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कुछ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसके अंदर एक XIG तारिक सलीम डोगर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं, 4 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि जो इसकी फैक्ट फाइंडिंग करेगी और जो देखेगी कि ये हादसा कैसे पेश आया और इसको रोका जो जा सकता था, जो प्रिवेंशन की जा सकती थी वो क्या थी। अब नॉर्मली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो SOPs हैं, वो ये कि अगर कोई ऑयल टैंकर या फ्लेमेबल मटेरियल को जो भी कैरियर है अगर वो कहीं इस तरह के हादसे को मीट कर लेते हैं तो नॉर्मली उसकी कॉर्डन ऑफ पॉलिसी होती है कि तमाम लिंक रोड्स और वो हाईवे को जब तक वो ड्राई आउट ना कर जाए और वहाँ से प्रॉपर इवैक्यूएशन ना कर दी जाए तो इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। सो पहली कोताही तो हम ये समझ रहे हैं कि 1 घंटे का टाइम हुआ है और इसके अंदर जो उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, मे बी प्रॉब्ली ये जो उसकी टाइमिंग थी बहुत अलल सुबह था और बाय द टाइम
ये कोई ऑफिशियल्स तक रिपोर्ट होता या उस वक्त तक जाता तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा हादसा पेश आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं रिलीफ एक्टिविटीज के ऊपर आपसे बात करता हूं। मलिक साहब, मैं जरा हाजी साहब को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन। हाजी साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी जी। हाजी साहब, हमें ये बताइए कि जो 50,000 लीटर एक कंटेनर लेके जा रहा होता है पेट्रोल, उसके 16 पहिए होने चाहिए कि 22 पहिए होने चाहिए? उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंच रही हैं, ये ट्रक उस स्पेसिफिकेशन का नहीं था जिस पर इतना तेल लादा जा सकता। देखिए जी, ये तो आपको तस्वीर में भी बखूबी नजर आ रहा होगा कि इसके पीछे जो है 3 एक्सल है और आगे जो है 2 एक्सल है ना। तो 18 व्हीलर में 50,000 का तेल जा सकता है। और अभी जो इन्होंने ओगरा ने कोई नई पॉलिसी बनाई है, उसके तहत ये 22 व्हीलर होना चाहिए जी। ठीक है ना जी। तो अभी जो इसके ऊपर है काम चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी इन गाड़ियों को एक एक्सल मजीद लगा दिया जाए। तो ये जो हादसा हुआ है, ये तो आगे फ्रंट टायर जो था वो बस्ट हुआ है, उसके बाद गाड़ी जो है कल्टी हुई है। गाड़ी कल्टी होने के बाद इसमें से जो लीकेज हुई है, पेट्रोल लीक हो रहा था, तो मोटरवे के जो 2 अफसर उस वक्त मौजूद थे मौके पे, उन्होंने लोगों को रोका भी है, लेकिन चूंकि उनके पास और नफरी नहीं थी, वो 2 लोग थे, तो ये जो तमाम गांव वाले ये तमाम लोग आ गए, तो ये वहां से पेट्रोल भरने लग गए। उसके बाद जो है ये वाकया तो यही है कि वो जो सिगरेट पीने वाला आदमी आया और जी वो बिल्कुल ठीक, वो मलिक साहब ने हमें बयान किया सारा। लेकिन दुरानी साहब, आपसे गुजारिश ये है कि अगर इस तरह का ट्रक सड़क पे जा रहा है जिसका टायर कमजोर है और उसका टायर फट सकता है, मुतादिद उसकी रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि वो ट्रक ओवरलोडेड है और कमजोर टायर उसका बोझ नहीं सहार सका, इसलिए वो फट गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है हाजी साहब कि वो उस स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उन गाड़ियों को रखा जाए जो ये इतना खतरनाक काम करती हैं? सर, मैं आपको ये अर्ज करूं कि अभी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना जी, इन्होंने अपना एक रूल निकाला हुआ है, पुराने टायर में तो ये गाड़ी बिल्कुल भरते ही नहीं है। ठीक है ना जी। जितने तक गाड़ी के न्यू टायर नहीं लगे हों, ये बिल्कुल गाड़ी को फिलिंग नहीं करते, गाड़ी को बिल्कुल आउट कर देते हैं कि भाई आप ये टायर जो है चेंज करवा के लाएं। और बल्कि शेल कंपनी जो है वो तो इस सिलसिले में बहुत मोहतात है। शेल कंपनी, अभी जो नई जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, ये तमाम इस सिलसिले में बहुत मोहतात हैं। इस गाड़ी में टायर पुराना नहीं था, लेकिन टायर को कुछ भी लग सकता है ना जी। जी, तो आप कह रहे कि ये ट्रक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक था? जी सर, ये जो पहले चल रहे थे, अभी ओगरा का जो नया कानून आया है उसे मेरे ख्याल है तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। उस सिलसिले में अभी लोगों ने गाड़ियां बनानी शुरू की हैं ओगरा के मुताबिक। और ओगरा ने जो हमें सेफ्टी के जो 41 पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट हमने तमाम फॉलो किए हुए हैं जो टैंकर के लिए दिए हैं ना उन्होंने। फायर एक्सटिंग्विशर है या कोई उसकी वो पट्टी जो है उसकी ब्रास की, जिससे गाड़ी जो है वो करंट नहीं लेती। और इसी तरह के जितने भी हाजी साहब, हमारे दुरानी साहब, हमारे जराए के मुताबिक ना ट्रक स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक था, ना कंटेनर उसका स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक था। उसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो 3 कंपार्टमेंट्स भी मौजूद नहीं थे। कूलेंट रखा जाता है, कूलेंट की मिकदार भी उतनी नहीं होती है जितनी रखनी जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये आपका काम नहीं है, लेकिन गाड़ी की स्पेसिफिकेशन आपका काम है। और हम जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया है कि आए गाहे जब भी हम सुनते हैं ये कंटेनर वाले जो हैं, कभी बस में लग गया, कभी इसके अंदर आग लग गई, कभी इसने बंदों को झुलसा दिया। ये मामला क्या है इन लोगों का? अच्छा सर, मैं भी एक अर्ज करना चाहता हूँ जी। कल सुपर हाईवे पे टैंकर में एक ट्रैलर लगा है जी, बल्कि एक कार भी लगी है। अब उसमें से भी पेट्रोल रिस रहा था, लेकिन आग नहीं लगी। उसके पीछे भी लोग, आपने मेरे ख्याल में देखा भी होगा कि जी, वो खबर हमने देखी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो लोग हैं ना, ये तमाम जो मसले मसाइल बनते हैं इन लोगों की वजह से बनते हैं। गाड़ी वजाते खुद एकदम आग नहीं लेती, ठीक है ना जी, क्योंकि इसके भी सिस्टम होते हैं, तरीकाकार। और आप कह रहे हैं कि टैंक में खाने नहीं थे,
अब तो अगर टैंक जल भी चुका है लेकिन टैंक में खाने फिर भी गिने जा सकते हैं। कंबस्टेबल मटेरियल है दुरानी साहब, ये इसको खुद भी आग लग जाती है, ये कंबस्टेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल है, इस पे लिखा हुआ है। आई नो ये हाईली इनफ्लेमेबल है, लेकिन मसला ये है कि अमूमन जो आग लगती है किसी और वजूहात की वजह से लगती है। तो वो तो चिंगारी भी अगर निकलेगी सड़क पे एक्सीडेंट से तो वो आग भड़क उठेगी। देखिए जरूर भड़कती है आग, क्योंकि पेट्रोल है ये जी, लेकिन अमूमन जो है ऐसे नहीं होता। आप देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट होती है, उनके माल भी हम लोग चेंज करके दूसरी गाड़ियों में ले जाते हैं, आग नहीं लगती। आग किसी न किसी वजह से लग जाती है। आप कहा जाता है उमूमी तौर पे जो ड्राइवर्स हैं, वजूहात बताई जाती हैं एक्सीडेंट्स की, उनमें से एक ये भी है कि ड्यूटी आवर्स बड़े लंबे होते हैं उनके, वो व्हील के पीछे सो जाते हैं। नहीं सर, अभी मैं एक अर्ज आपको करूं कि शेल कंपनी जो है ना, ये टैंकर शेल कंपनी का है जी, दूसरी कंपनी का नहीं है। शेल कंपनी ने बाकायदा, शेल और ये जो शेवरान कंपनी है, उन्होंने बाकायदा टाइमिंग दी हुई है। उस टाइमिंग से ज्यादा अगर गाड़ी ये कॉन्ट्रैक्ट पे है हाजी साहब, ये मरवत कंपनी है, ये उनका टैंकर है, ये शेल वालों की प्रॉपर्टी नहीं है सर। सॉरी, टैंकर जो है कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स के होते हैं जी, और उनके साथ जो ओनर्स के लगे हुए होते हैं। बात ये है कि शेल कंपनी जो है ना, वो तो इनके ऊपर अपना जो कानून है, लॉ है, वो फॉलो कराती है इनसे। और ये अगर रास्ते में उसके टाइमिंग से ज्यादा चल जाए ना, इन गाड़ियों को 1 महीने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, फिर उनको लोड नहीं दिया जाता। आप बाकायदा इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में एक्सीडेंट की वजूहात के अमूमी तौर पर जो हमारे सामने एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं? सर देखें, एक्सीडेंट जो है ये तो एक कुदरती अमर होता है, ठीक है ना, इसमें तो किसी का वो नहीं होता। लेकिन अभी एक गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर और उसका टायर बस्ट हो जाता है, कोई उसको पत्थर लग जाता है, क्योंकि हमारे तो आपको पता है कि हमारे हाईवेज कैसे हैं या हमारे रोड कैसे हैं। तो इसमें अगर कुछ न कुछ चीज दुरानी साहब, अगर इस किस्म के टायर बनना शुरू हो जाएं, जो पत्थर लगने से फटना शुरू हो जाएं, तो बस फिर तो पाकिस्तान में लोगों का अल्लाह हाफिज है। सर ये आप देख सकते हैं कि टायर आजकल कितने कीमती टायर है। मेरे ख्याल है 1-1 लाख रुपए का आजकल एक जोड़ा टायर आ रहा है। उसके बावजूद रोडों पे ये हालात होती है कि मैं क्या बताऊं आपको। ये अमूमन ऐसे हो जाता है, ये कोई जानकर नहीं करता। बकाया मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी शख्स किसी एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता। ठीक है, मैं हाजी साहब आपके पास आता हूं। मलिक साहब, ये जो रेगुलेशंस का इंश्योर करवाना है, जो कैरियर्स की या जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल को, उनकी स्पेसिफिकेशंस को इंश्योर करवाना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? ये फैसल आप दुरुस्त पूछ रहे हैं कि ये एक रेगुलेटरी रजीम तो है, इसमें कोई बिल्कुल इसकी एक रेगुलेटरी रजीम मौजूद है, इस पर लॉज मौजूद हैं और फिर उन लॉज के ताबे डिपार्टमेंट्स के इंटरनल बाय लॉज भी मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी इस चीज़ का मैं स्ट्रेट अवे ये बात कहूँगा कि इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो समहाउ वो इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर देखिए इसके अंदर डिफरेंट एग्जैक्टली मैं आपसे ये कहने लगा हूं कि इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसकी इंटर प्रोविंशियल लिंकेज होती है। सिंध से चला है कराची से और पंजाब में आ रहा है, पंजाब से चला है खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे हैं। तो डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो इसकी रेगुलेटर्स मौजूद हैं वहां पर, और इसकी जो मोटर व्हीकल फिटनेसेस हैं वो भी बहुत जरूरी है, उसके बगैर भी बात नहीं चलेगी। और फिर उनका कंडक्ट ऑन द रोड बड़ा जरूरी है कि वो क्या सेफ्टी मेजर्स लेकर चले। तो अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें ये तीनों बातें सामने रखी जाएंगी कि इसके मुहर्रकात को जब डिटरमिन किया जाएगा कि ये हादसा जब पेश आया तो उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर यह हादसा पेश आया, और उसमें ये सारे मुहर्रकात जिसके अंदर ये जितने लॉज हैं इनको भी देखा जाएगा कि किन की एडहेरेंस नहीं हुई और कौन से लॉज की वायलेशन थी, किन की जिम्मेदारी थी, किन इदारों की जिम्मेदारी थी। अगर वो जो कैरियर था, जो कार्टेज कॉन्ट्रैक्टर का ट्रक था, क्या उसकी फिट व्हीकल देना और मोटर व्हीकल टेस्टिंग का सर्टिफिकेट उसके पास होना, उस कैपेसिटी का, ये जरूरी। ये तमाम जरूरी पॉइंट है। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी अकरम दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर ऑयल टैंकर्स के हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो लाजमी हमें महसूस होता है दाल में कुछ काला है। हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े ट्रक्स जो गाड़ियां एक सूबे से दूसरे सूबे में लेके जा रहे होते हैं,
बहुत एहतियात से चल रहे होते हैं, 2-2 ड्राइवर उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो आपने उलटते बहुत कम देखे होंगे। क्या वजह है कि तेल का ट्रक उलट जाता है इस तरफ इस मुल्क के अंदर और हादसा पेश आते हैं? सोचने वाली बात है, रेगुलेशंस को इंश्योर करवाने वाली बात है। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।